Like the video, subscribe to the channel and also press the bell icon for latest video updates. नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने विश्व की प्रमुख झीलों नाम का एक टॉपिक पढ़ा था और मैंने कहा था हम जल्दी हाजिर होंगे आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके। और आज मैं आपके सामने उस टॉपिक को लेके आया हूं जिसको जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट तो समझते हैं, लेकिन विधिवत उसका अध्ययन नहीं करते हैं। चलिए आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लाए हैं जो जनरली क्लास में नहीं पढ़ाया जाता और बच्चे भी उसको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक जो इतिहास से भी रिलेटेड है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दक्षिण भारतीय राज्य और प्रमुख मंदिर। हम लोग अपने अध्ययन के दौरान क्या करते हैं, मंदिरों को रटने का प्रयास करते हैं, कौन सा मंदिर है, कहाँ पे है, कौन से राजा ने बनवाया। लेकिन एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उनके स्थापत्य से जुड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मंदिर किस शैली का है, कहाँ पे है, क्या यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है या नहीं है। हम इस चीज़ों पे बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा, लेकिन मैंने एक प्रयास इसके साथ ये भी किया है कि मंदिर तो पढ़ेंगे ही, जिसको हम जीके के टॉपिक में ले लेते हैं मंदिर, लेकिन हम लोग मंदिर तो पढ़ेंगे, लेकिन मंदिरों के साथ साथ पढ़ेंगे कि दक्षिण भारतीय शासकों ने उन मंदिरों का निर्माण कराया, किस मंदिर में किसका योगदान था। और हम मंदिरों को साथ साथ उन दक्षिण भारतीय राज्यों के इतिहास को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक स्लाइड देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें मैंने मंदिरों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, मीन्स मंदिरों के वो जो स्थापत्य ढांचे के जो प्रमुख अंग होते हैं वो क्या होते हैं, उनके नाम क्या हैं, इससे संबंधित कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं मंडप। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है भाई मंडप क्या है। देखिए दक्षिण भारतीय राज्यों में मंडप एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर का एक आधार भाग है। वास्तव में क्या होता था, तो मंडप क्या होता है, तो मंडप क्या होता था, खंभों वाली एक आकृति होती थी, बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे बना दिए जाते थे और उसी पे एक संरचना का निर्माण कर दिया जाता था, ऐसे स्तूप टाइप का। तो इसको हम लोग विमान कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे अभी। तो खंभों पे बनी एक संरचना, स्तंभ, पिलर्स, पोर्च पे बने होते थे। तो मंदिर क्या होता था, आगे एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि भाई मंडप का संबंध किससे, तो मंदिरों से है। मंडप कैसी संरचना होती थी, खंभों पे बनी होती थी, स्तंभों पे बनी होती थी, इंग्लिश में कहें पोर्च लाइक स्ट्रक्चर होता था। आगे अगर हम बढ़ें, इसी में देखते हैं कि मंडपों का उद्देश्य क्या होता था। तो मंडपों में धार्मिक और संगीत नृत्य होते थे, संगीत कार्यक्रमों का आयोजन होता था, मंदिरों में जो प्रार्थनाएं होती थी उनका आयोजन होता था। तो मंडप किस उद्देश्य से होता, तो इनमें धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता। अगले शब्द में देखते हैं हम लोग कल्याण मंडप। मंडप तो हमने पढ़ा कि स्तंभ वाली आकृति होती थी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता था कल्याण मंडप क्या है। कल्याण मंडप वास्तव में ये चीज़ आई विजयनगर साम्राज्य से। तो विजयनगर साम्राज्य के दौरान हम लोगों ने क्या देखा कि मंदिरों में जो पुरानी परंपरागत देवी देवताओं का विवाह संपन्न कराया जाने लगा। तो जिस स्थान पर मैरिज रिचुअल्स ऑफ गॉड का मंदिरों में होता था, तो उसे हम लोगों ने क्या कहा, कल्याण मंडप। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कल्याण मंडप में क्या होता था, मंदिर के अंदर कल्याण मंडप को किस उपयोग में लाया जाता, तो क्या बताएंगे, वह स्थान जहां पर देवी देवताओं का विवाह संपन्न कराया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। विमान, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, अब विमान उड़ने वाला एरोप्लेन नहीं है कि विमान क्या है, एरोप्लेन में उड़ना है हमें। विमान मंदिर में हम लोग देखते हैं पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर होता है। और विमान क्या होता था, गर्भगृह आइए देखेंगे, जहाँ पर देवताओं की मूर्ति स्थापित की जाती थी, उसके ऊपर एक संरचना होती थी जो पिरामिड के अनुसार, जैसे ये पिरामिड देखते हैं ना मिस्र में, पिरामिड एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया जाता है। तो मंदिरों के ऊपर भी कुछ ऐसा होता है, तो इसको हम लोग कहते थे विमान, गर्भगृह के ठीक ऊपर होता था। तो चलते हैं, तो देखते हैं, ये भी दक्षिण भारत के मंदिरों में एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं गर्भगृह। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है गर्भगृह क्या होता है। इंग्लिश में हम सैक्टम, सैक्टोरम इसको नाम से जानते हैं। और गर्भगृह क्या होता था मंदिर में, तो गर्भगृह वह स्थान मंदिर के अंदर होता था जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति की स्थापना की जाती थी, जो आपके मेन आइडियल गॉड होते थे, आइकॉन होते थे। जैसे हम लोग मंदिर में देखते हैं, कई बार होता है कि एक तरफ हनुमान जी हैं, एक तरफ दूसरे देवता का मंदिर, लेकिन मंदिर किसका कहा जाता है, रामचंद्र जी का मंदिर। तो बीच में मूर्ति जो कहाँ पे रखी जाती, तो जिस स्थान पे मेन मूर्ति होती है वहाँ हम कहते हैं गर्भगृह। जैसे अभी अयोध्या टेम्पल में हमने देखा, अयोध्या राम मंदिर में, कि मूर्ति स्थापना के लिए हमने उसी स्थान की मांग की। तो उसी स्थान, जिस स्थान पे राम लला को विराजमान किया गया, वो स्थान कौन सा कहा जाएगा मंदिर में, वही गर्भगृह है। गर्भगृह। चलिए आगे, सेक्टम, सेक्टोरम, आगे देखते हैं हम लोग। आपके सामने फिगर दिख रहा होगा,
एक स्लाइड में है जिसमें हम लोगों ने एक फिगर की बात की है। तो इसमें जो सबसे ऊपर देख रहे हैं कलश, विमान, आमलिक, गर्भगृह, विमान, आप इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि कौन से पोजीशन में क्या चीज़ें हैं। बहुत खूबसूरत है और मैंने बेहद प्रयास किया कि आपको रटने का प्रयास ना करना पड़े। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जो विमान होता है ये विमान दक्षिण भारतीय मंदिरों में सबसे ऊपर की संरचना होती है, लेकिन अगर उत्तर भारत के मंदिर देखें तो उसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, इसके ऊपर भी एक कलश टाइप का ऐसे लगा दिया जाता है, तो जिसको हम लोग कलश कहते हैं। तो ये उत्तर भारत मंदिरों की एक संरचना है। देखेंगे हम लोग नागर शैली जब पढ़ेंगे अभी, तो उसमें हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। आगे चलते हैं, कुछ फैक्चुअल बातें देखते हैं। तो कुछ नए टर्म्स आपके सामने दिख रहे हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि कई बार अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन चैत्य, तो बौद्ध धर्म के मंदिरों को हम क्या कहते हैं, चैत्य। तो आपसे पूछेगा चैत्य का संबंध किस धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से, हिंदू धर्म से, तो क्या बताएंगे आंसर, बौद्ध धर्म से। आगे एक शब्द आएगा गोम्पा। गोम्पा का मतलब, गोम्पा भी बौद्ध टेम्पल है, लेकिन कहाँ पर, सिक्किम और लद्दाख में। सिक्किम और लद्दाख में बौद्ध धर्म के मंदिरों को हम लोग गोम्पा कहते हैं, ठीक है। तो गोम्पा कहाँ के मंदिर हैं, लद्दाख और सिक्किम क्षेत्र के बौद्ध टेम्पल्स हैं ये। आगे देखते हैं हम लोग, सॉरी एक टर्म और है इसमें, वसदी। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किस धर्म के मंदिरों को हम लोग वसदी के नाम से जानते हैं, तो ये भी टेम्पल है, लेकिन टर्म आ जाता है वसदी। तो वसदी क्या है, जैन धर्म के मंदिरों को हम लोग क्या कहते हैं, वसद। आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मंदिर स्थापत्य कला की शैलियाँ। शैलियों का मतलब किस किस विशेषताओं के आधार पर मंदिरों का निर्माण किया गया है, कि कौन से स्थापत्य में मंडप है, कहाँ पे मंदिर चबूतरे पे, इस प्लेटफॉर्म पे बनाए गए हैं पत्थरों के। तो हम लोग देखते हैं 3 शैलियाँ हैं भारत में, एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली और तीसरी बेसर शैली। नागर, द्रविड़ एंड बेसर शैली। हम लोग अगर इनको देखें तो नागर शैली उत्तर भारत में है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में है, और दोनों के ट्रांजिशन से, मिलने से एक नई शैली का निर्माण हुआ जिसको हम लोग बेसर शैली कहते हैं। आगे 1 बाय 1 हम इनको पढ़ेंगे, ये भी देखेंगे किन शासकों ने इसको प्रमोट किया, कौन से क्षेत्र में ये शैली है, उस शैली की विशेषताएं क्या हैं, कौन से प्रमुख मंदिर विशुद्ध रूप से इन शैलियों का एग्जाम्पल्स हैं। चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे हमारे पास एक फिगर है, अगर हम लोग देखें इसको ध्यान से तो सबसे ऊपर नागर शैली है, बीच में हमारा द्रविड़ शैली है और नीचे बेसर शैली के मंदिर है। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ऊपर के जो मंदिर है नागर शैली के मंदिर, ये एक बड़े से चबूतरे पे बने हैं। पहले इसमें एक शिखर होते, लेकिन कई बाद के काल में कई शिखरों में ये डिवाइड हो गए, मीन्स कई शिखर इसमें शामिल किए जाने लगे। लेकिन अगर हम द्रविड़ शैली के मंदिर देखें तो इसमें देखिए एक तरफ शिखर है और आगे चल के एक राइट साइड में सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं, राइट साइड में एक गोपुरम है। गोपुरम जिस दरवाजे को कहते हैं, मेन गेट होता है, इसको हम लोग गोपुरम कहते थे। और लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों में हम देखेंगे कि जो स्तंभ वाला है ये भी बहुत संरचना है, लेकिन एक साइड में, और एक साइड में बिल्कुल ऊंचा है, शिखर है तो अलग। लेकिन जो तीसरी शैली हमारी बेसर शैली, इस बेसर शैली में हम देखेंगे दोनों का कॉम्बिनेशन है, ऊपर वाले का और बीच वाले का। चलिए देखते हैं, आप इतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है, कहाँ पे नागर शैली है, कहाँ पे बेसर शैली है, कहाँ पे द्रविड़ शैली है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए नागर शैली, नागर शैली देखिए, मैंने कोशिश की है कि कई बार क्लास में बच्चे शिकायत करते थे सर इंग्लिश मीडियम में हमें प्रॉपर नोट्स नहीं मिल पाता। इस बार मैंने प्रयास किया है ऑनलाइन के माध्यम से कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लगभग समान नोट्स मिल जाए, ठीक है। और मेरा कोशिश है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको देखेंगे, अपना लिखेंगे, हम लोग समझने का प्रयास हिंदी में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नागर शैली, नागर शैली, नागर शैली उत्तर भारत के मंदिर स्थापत्य से जुड़ी हुई शैली है, मैंने पहले ही बात की, और इसका विस्तार हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वतों के बीच में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किन क्षेत्र में नागर शैली मंदिर स्थापत्य की एक प्रमुख शैली है, कहाँ की है, तो उत्तर भारत की है। इसमें हम मंदिरों में देखते हैं, एक मंदिर जो निर्माण एक विशाल चबूतरे, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे होता था, स्टोन प्लेटफॉर्म पे। हम अपने यहाँ के मंदिर देखें तो मंदिर कैसे बनते हैं, एक बहुत बड़ा चबूतरा बना दिया जाता है, फिर उसमें गर्भगृह होता है, फिर उसके ऊपर विमान होता है, फिर कलश होता है कि कई स्टोरीज के बन जाते हैं। इस तरह से मंदिरों का निर्माण होता है, और हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। लेकिन नागर शैली के मंदिरों को अगर हम क्षेत्रीय नाम पर देखें तो अलग अलग नामों से पूछा जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ लाट, क्या क्वेश्चन आया था एग्जाम में, लाट किस क्षेत्र के मंदिर हैं, कलिंग आपको लिखा होता,
तो कलिंग आपको पता है, कलिंग युद्ध भी हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट रहा, तो कलिंग से तो आप टिक कर देंगे नहीं, उड़ीसा में होगा। लेकिन लाट किस क्षेत्र के नागर शैली के मंदिर है? तो ये गुजरात में है। किस क्षेत्र के मंदिर हैं? गुजरात में इस शैली के मंदिरों को हम लाट के नाम से जानते हैं, और हिमालय क्षेत्रों में इनको पर्वतीय कहते हैं, इन मंदिरों को पर्वतीय कहते हैं। नागर शैली मंदिर का एक बहुत ही विशुद्ध उदाहरण, आपसे क्वेश्चन आएगा या सीधे कि लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? तो खजुराहो में है। किसने बनवाया? चंदेल शासक ढंग ने बनवाया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नागर शैली का एक विशुद्ध उदाहरण, जो स्पेसिफिक मीन्स विशुद्ध रूप से नागर शैली का कौन सा मंदिर है? तो हम कहेंगे खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर। और ये इसको किसने बनाया? किस वंश के शासकों ने? तो चंदेल शासकों ने। किस शासक ने बनाया? तो इसको शासक ढंग ने बनाया। देखेंगे, आपके पास पॉइंट है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्रविड़, आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ स्टाइल, तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में हम लोग देखें, मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इंग्लिश में हैं, तो जो बच्चे इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं इसको रीड करेंगे। हम लोग हिंदी में इसको देखते हैं। द्रविड़ शैली, यह मंदिर स्थापत्य की एक दक्षिण भारत की शैली थी जो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच फैली पाई जाती है। अधिकांश मंदिर, और हम देखते हैं कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण भारत कन्याकुमारी तक अगर हम जाएंगे तो ये चीज़ देखने का प्रयास करेंगे, क्या होगा यहाँ पर कि इन क्षेत्रों में जो राज्य हैं कौन कौन से मिलेंगे बच्चों, बताइए। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो ये जो दक्षिण भारत हमारा बेसिकली जो मंदिर थे दक्षिण भारत के, और यहाँ पर जो मंदिर बनाए गए वो किस शैली के बनाए गए? द्रविड़ शैली के मंदिर। और इन शैली के मंदिरों की एक बहुत ही बड़ी फेमस विशेषता होती है। पहली विशेषता, इन मंदिरों को एक बाउंड्री वॉल में बनाया जाता था, एक चार दीवारी, जिसको हम फेंसिंग कॉरिडोर कह सकते हैं, जिसको हम लोग प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ। दूसरी विशेषता होती थी, इसमें मंडल हमने पढ़ा है, मंडल पढ़े हैं। गोपुरम, गोपुरम मंदिर के बाहर एक विशाल गेट बना दिया जाता था। जैसे आजकल भी हम लोग कई कई गांव में, ब्लॉक में देखते हैं कि जहाँ से गांव की रोड शुरू होती है, क्या करते हैं? एक बड़ा सा गेट बना दिया जाता है। तो उन गेटों में क्या होता है कि कई बार ये गोपुरम इतने बड़े होते थे कि ये मंदिरों को भी छुपा ले जाते थे। ठीक है, तो गोपुरम दरवाजा होता था उसका, मंडप उसको हमने पढ़ा, विमान पढ़ा, गर्भगृह पढ़ा। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से समझते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, किन क्षेत्रों में? दक्षिण भारत में है। और दक्षिण भारत के मंदिरों में तालाब, पाउंड भी होता था, यहाँ भी होता है अब, लेकिन हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में कुएं होते थे। दक्षिण भारत में तालाब अधिक क्यों होते हैं? इसका आंसर हम लोग ज्योग्राफी में देंगे। आगे देखते हैं, चलिए आगे। कुछ शासकों ने दक्षिण भारतीय शैली को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। जैसे दक्षिण भारत में पांड्य, चोल, चालुक्य, इन शासकों ने दक्षिण भारतीय, और पल्लव शासकों ने, चोल शासकों ने दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। तो हम लोगों ने पहले पल्लव शासकों में पल्लव पीरियड के देखते हैं। आगे देखते, इसी में बढ़ते हैं कि पल्लव पीरियड इंग्लिश मीडियम में मैंने इसको दिया है नोट्स, इसी की हिंदी मीडियम में आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है पल्लव वंश। देखिए, मैंने केवल मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है, लेकिन हम अब पल्लव शासकों का इतिहास भी थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर हम मंदिर, हम इतिहास, इनके शासकों और दक्षिण भारत हम पूरी तरह इग्नोर करते हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायत की सर दक्षिण भारत नहीं पढ़ाया जाता इतिहास में। तो आज मैं आपकी इस कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए दक्षिण भारत का इतिहास उतना बड़ा है कि एक तरफ दक्षिण भारत का इतिहास और दूसरी तरफ पूरा इतिहास रख दिया जाए तो काफ़ी हद तक बराबर हो जाएगा, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो मैंने एक प्रयास किया है कि जो क्वेश्चन लेवल एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके सामने रखे जाएँ। तो चलिए देखते हैं पहले पल्लवकालीन मंदिर। तो इसमें पल्लव दक्षिण भारत के शासक थे। अक्सर क्वेश्चन आता कि भाई पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक स्कंद वर्मन था, लेकिन फाउंडर कौन है? स्कंद वर्मन। बट रियल फाउंडर कौन है? रियल फाउंडर सिंह विष्णु है इसमें। ठीक है, सिंह विष्णु पल्लवकालीन है शासक। आगे इसमें देखते हैं पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। और पल्लव शासक कौन से धर्म को फॉलो करते थे? क्योंकि जो धर्म को फॉलो करेंगे उसी को वो लाएंगे। तो ये अधिकांश शासक शैव धर्म, शिव के उपासक थे, शैव शासक थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शैव हैं तो अन्य धर्मों को संरक्षण ना दें। यहाँ के शासक धार्मिक दृष्टि से निरपेक्ष थे और वो सभी धर्मों को बराबर संरक्षण प्रदान करते थे। देखिए पल्लवकालीन जो मंदिर थे, जो पल्लवकालीन स्थापत्य कला है, एक पत्थर को काट के ही एकाश्म मंदिर बनाए गए हैं।
जिसको हमने मोनोलिथिक कहते हैं, केव टेम्पल कह सकते हैं, कि एक ही पत्थर को लिया और उसी को काट दिया, उससे वो रॉक कट टेम्पल, जिनको रॉक कट टेम्पल मीन्स गुफाओं को काटा गया, पत्थरों को काटा गया, चट्टानों को काटा गया। उस समय कोई बहुत विशाल मंदिर देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पल्लवकालीन जो मंदिर स्थापत्य कला है, उन शासकों ने, जिन शासकों ने, पल्लवकालीन शासकों ने उसको संरक्षण प्रदान किया, वो उसके प्रशंसक थे, तो उन शासकों के नाम पर आर्ट का नाम भी आ जाता है। अब जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया कि मामल्ल शैली, मामल्ल स्थापत्य कला का संबंध किस राजवंश से है? तो अभी अब मामल्ल एक राजा है, नंदीवर्मन फर्स्ट, उसकी उपाधि थी, तो हमें ये देखना है वो किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उन राजाओं शासकों के नाम पर कुछ स्थापत्य कलाओं के नाम भी लाए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महेंद्र वर्मन फर्स्ट शासक। तो आपकी स्क्रीन पर जैसा दिख रहा होगा कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट, देखिए पहला शासक है महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि अगर हम देखेंगे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछ लेगा महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बारे में कि भाई महेंद्र वर्मन फर्स्ट शैव धर्म को मानने से पहले किस धर्म को मानता था? तो हम क्या कहेंगे, वो जैन धर्म को फॉलोवर था। लेकिन एक शैव संत है, शैव संत मिला अप्पार ने, जब उसको अप्पार से प्रभावित होकर उसने शैव धर्म ग्रहण कर दिया। तो अप्पार किसके शासनकाल में था? महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन जो शासनकाल है पल्लव शासन का पहला फेज है, इसलिए मंदिर बहुत बड़े नहीं हैं। तो यहाँ पर हमें केव टेम्पल मिलते हैं, गुफा मंदिर, कि गुफाओं को क्या किया गया, काटा गया और उन्हीं से मंदिर बनाने का प्रयास किया गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, भाई गुफा मंदिर कौन सी स्थापत्य शैली का एक अद्भुत नमूना है? तो हम क्या कहेंगे, महेंद्र वर्मन शैली। लेकिन महेंद्र वर्मन शैली भी किसका भाग है? तो ये द्रविड़ शैली का, दक्षिण भारत की शैली है। हाँ, एक क्वेश्चन और महेंद्र वर्मन से जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, बहुत ही फेमस किताब इन्होंने लिखी थी, महेंद्र वर्मन की किताब कि महेंद्र वर्मन शासक ने एक बुक लिखी थी, मत विलास प्रहसन। ही रोट अ बुक मत विलास प्रहसन। तो ये किसकी बुक है? महेंद्र वर्मन प्रथम की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब आईएएस में वहाँ तक नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस किताब में या किस बुक में बौद्ध संतुओं का या बौद्ध भिक्षुओं का, कापालिकों का उपहास उड़ाया गया, उनके भ्रष्टाचारों का विरोध किया गया है? तो वो कौन सी किताब है? मत विलास प्रहसन। उनका मजाक बनाया गया है, और ये किसकी बुक है? महेंद्र वर्मन फर्स्ट की। चलिए आगे देखते हैं, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन शैली शासक हुआ नरसिंह वर्मन, और नरसिंह वर्मन एक बहुत ही महान शासक हुआ। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय क्या है? हम दक्षिण भारत के इतिहास में जाएंगे तो आपको याद होगा, जिन बच्चों बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहता है कि दक्षिण भारत के किस शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हरा दिया था? तो ये वही शासक है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस वर्ष का शासक है? चालुक्य। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को समाप्त या हराया किसने? तो वो शासक था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। चालुक्यों की राजधानी वातापी, आंध्र क्षेत्र में थे। देखेंगे जब हम लोग चालुक्य पढ़ेंगे तो वातापी इनकी राजधानी थी। तो वातापी को नष्ट करने वाला नंदी वर्मन फर्स्ट, तो इसका नाम क्या पड़ गया? कोंड, वातापी कोंड। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वातापी को नष्ट करने वाला या वातापी कोंड का टाइटल किसने लिया था? हम क्या बताएंगे? नंदी वर्मन फर्स्ट। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर नंदी वर्मन के बारे में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, पहले इंग्लिश में है कि किसकी उपाधि महामल्ल थी, किसने महाबलीपुरम की स्थापना की थी, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। आगे हिंदी में इसी को तो देखते हैं कि महामल्ल उपाधि किसकी है? महामल्ल के नाम से कौन जाना जा रहा है? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो हमारा, और उसने कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। एक चीज़ याद रखना, पल्लव काल से जितने भी मंदिर हों सब कहाँ होंगे? तमिलनाडु में। ये लोग इनिशियल आरंभ हुआ था इन लोगों आंध्र प्रदेश से, लेकिन बाद में ये दक्षिण भारत तमिलनाडु में ही मुख्य रूप से कांचीपुरम इनका क्षेत्र था। तो तमिलनाडु में महामल्ल या मामल्ल किसकी उपाधि है? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट की है। और इसने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम नामक एक शहर की स्थापना की थी, और ये बहुत महान शासक था जिसने कला को संरक्षण दिया। लेकिन इसके समय में पत्थरों को, जो हमने पहले बताया गुफा मंदिर, अब गुफा मंदिर के अलावा एक नए सिरे से मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। ये नए सिरे मंदिर कैसे कहलाए? ये क्या किया? किसी एक टेम्पल, एक पहाड़ को ले लिया पूरा। क्या किया इन्होंने?
इनके समय के जो मंदिर हैं, इनके समय के जो मंदिर हैं कि एक ही पूरा पहाड़ का पहाड़ ले लिया और उसी पहाड़ को मंदिर के स्ट्रक्चर में कट लगा दिया गया। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एकाश्म मंदिर, एकाश्म प्रस्तर मोनोलिथिक टेम्पल, कि एक ही पहाड़ को काट दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा एकाश्म मंदिर या एकाश्म पत्थर वाले मंदिर कौन से शासक के काल में बनाए गए? तो मामल्ल शैली में बनाए गए, तो इसको हम लोग देखेंगे नरसिंह वर्मन फर्स्ट में बनाए गए। और इसके समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कहलाए हैं, पैगोडा मंदिर, रथ टेम्पल और रथ पंच पांडव, एकाश्म रथ मंदिरों का निर्माण किया गया। और इसमें 5 पैगोडा, रथों पर, रथ मीन्स नीचे हाथी हैं, शेर हैं, इन्हीं के ऊपर मंदिरों का निर्माण किया गया। हम लोग पंच पांडव जानते हैं, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, तो इन्हीं के नाम पर बनाए गए। इसके अलावा 2 मंदिर हैं, गणेश मंदिर, गणेश रथ और आपका द्रौपदी रथ। तो इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, भाई इन रथ मंदिरों में सबसे छोटा कौन सा है? तो द्रौपदी रथ है। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़े भाई कौन से थे? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर, लेकिन उसको हम लोग युधिष्ठिर ना कहेंगे, धर्मराज उनको नाम से जाना जाता था, तो धर्मराज रथ सबसे बड़ा है। तो इन मंदिरों को हम कॉमनली रूप में सप्त पैगोडा कहते हैं। देखिए पैगोडा क्या है? जिन मंदिरों पे थोड़ा सा बौद्ध धर्म का प्रभाव हो जाता था, तो बौद्ध धर्म जो टेम्पल्स कहलाते थे वो पैगोडा। और पैगोडा का देश कौन सा है हमारा? पैगोडा का देश बताएगा कोई? म्यांमार। म्यांमार को हम क्या कहते हैं? पैगोडा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राज सिंह सैली, अगला शासक राज सिंह सैली, जिसका नरसिंह वर्मन सेकेंड हुआ। इसके समय में देखिए जो मंदिर थे, पहले गुफा मंदिर बनाए गए, फिर एक पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया, फिर अब यहाँ पर पहली बार पल्लव शासकों ने संरचनात्मक मंदिर बनाए, संरचनात्मक स्ट्रक्चर, जिस आज रूप में हम मंदिर देखते हैं। यहाँ पर ईंटों का भी प्रयोग किया, अगर सीमेंट जैसी चीज़ उसको भी प्रयोग किया गया, तो अन्य बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने वाली लाए गए, मिस्त्री लाए गए, तो उनको बाकायदा मंदिर के रूप में बनाने का। और इसके समय में 2 टेम्पल बहुत ही फेमस हुए हैं। वो 2 टेम्पल कौन से हैं? कांची का कैलाशनाथ मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया? तो हम क्या कहेंगे? राज सिंह या फिर नरसिंह वर्मन सेकेंड। और शोर मंदिर, तट मंदिर, समुद्र के किनारे है, तट मंदिर है, जिसको महाबलीपुरम में। तो कैलाश मंदिर कहाँ है? कांची में है। और महाबलीपुरम में कौन सा है? तटी मंदिर है, शोर टेम्पल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में महाबलीपुरम कांचीपुरम में है और समुद्र के किनारे है, काफ़ी फेमस स्थल है। और 1984 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, एक मंदिर नहीं है कि कैलाश आपने कांचीपुरम या फिर आपने सोर टेम्पल का नाम किया, तट मंदिर केवल अकेला यही है, बहुत सारे मंदिर हैं इसमें। देखेंगे आगे कुछ मंदिरों को। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ फिगर में हैं आपके, मैंने प्रयास किया है आप इनको फिगर के माध्यम से भी देखें। तो पहला कैलाशनाथ टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल, और ये आपका तमिलनाडु में ही है, कांचीपुरम में। और शोर टेम्पल, शोर तट महाबलीपुरम में है। तो देखेंगे आप लोग, बार बार देखेंगे, बहुत खूबसूरत मंदिर हैं और ये इतने बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए गए हैं। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि उस युग में जब इतनी ऊंचाई पे हमारे पास क्रेन नहीं होती थी, ऐसी ऊंचाई पर जीते चाहिए, तो कैसे ये संरचनात्मक मंदिर बनाए गए हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ फेमस फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, मैंने टेबल में बता दिया है कि जैसे एग्जाम में पूछा गया बैकुंठ पेरुमल मंदिर कहाँ पे है? कांचीपुरम। इसका निर्माता नंदीवर्मन सेकेंड। ईश्वर मंदिर ये भी कांचीपुरम में है, इसका भी निर्माता नंदीवर्मन सेकेंड है। मांगतेश्वर मंदिर ये भी कांचीपुरम में, इसका भी नरसिंह वर्मन सेकेंड है। परशुरामेश्वर मंदिर ये भी कांचीपुरम। तो चारों मंदिर कांचीपुरम में है और चारों ही कांचीपुरम में है और नंदीवर्मन सेकेंड है। लेकिन आखिरी मंदिर गणेश टेम्पल ये महाबलीपुरम में है। और परमेश्वर वर्मन शासक ये भी पल्लव शासक है और इसने इन मंदिरों का निर्माण करवाया। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं कहाँ पे हैं? तो हम देखेंगे पल्लव स्थापत्य का मुख्य केंद्र क्या हुआ? कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम। तमिलनाडु एक ही क्षेत्र है, तो अलग से रटने की जरूरत नहीं कि एक एक मंदिर का किया, बस समझना पल्लव कालीन है, कहाँ पे हैं, एक स्पेस पे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण द्रविड़ शैली, पल्लवों ने तो इसको शुरू किया, लेकिन अपने ग्लोरी में कब पहुंची? चोल काल में। एक इतिहासकार है फर्गुसन,
विदेशी राइटर है, फर्गुसन इतिहासकार है। जब इसने चोल काल के बड़े बड़े मंदिरों को पढ़ा, देखा, और एग्जाम में क्वेश्चन की लिखा गया है कि ये स्टेटमेंट किसका है, फर्गुसन। मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ कि फर्गुसन ने जब उन मंदिरों को देखा तो क्या कहा कि चोल कालीन जो कारीगर हैं, कारीगर जो वास्तुकार होते हैं, बनाने वाले मिस्त्री होते हैं, कि चोल कालीन कारीगर दैत्यों की तरह निर्माण करते हैं और सुनार जाते हैं ना, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, स्वर्ण आभूषण बनाते हैं, और सुनार की तरह उनको सजाते हैं, कि दैत्यों की तरह मंदिरों का निर्माण किया। दैत्यों की तरह क्यों कहा? क्योंकि उस समय में इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया कि कैसे पॉसिबल था कि इतने बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया, कैसे हुआ ये सब, तो इसीलिए उसने ऐसा किया। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में आया हुआ एग्जाम में कि ये स्टेटमेंट किसका है, किस काल के बारे में कहा गया है, तो चोल काल के बारे में कहा गया है। तो कुछ चीज़ें चोल काल के बारे में बेसिक फैक्चुअल चीज़ें हम लोगों ने दी हैं इंग्लिश में, इसी चीज़ को हम हिंदी में देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता भाई, चोल साम्राज्य या चोल वंश का डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? चोल काल देखा जाए कि 850 से लेकर 1200 के बीच में दक्षिण भारत का एक बहुत ही विशाल महान राजवंश हुआ चोल, और दक्षिण भारत के इतिहास में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इस चोलों का संस्थापक कौन है? तो विजयादित्य विजयालय। तो विजयालय अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन में आता है कि चोलों का संस्थापक कौन है? विजयादित्य विजयालय। लेकिन वास्तविक संस्थापक कभी भी विजयादित्य विद्यालय, रियल फाउंडर कौन है? परांतक प्रथम। तो विजयादित्य जो था हमारा विजयालय ने, यह दुर्गा जी का एक बहुत बड़ा उपासक था। तो इसने क्या किया? निशुंभ सूदनी नामक एक मंदिर, तो आपसे क्वेश्चन आएगा भाई निशुंभ सूदनी मंदिर का निर्माता कौन है, और ये कहाँ है? तंजौर में है। तंजौर में विजयालय ने इसका निर्माण करा। आगे इसका बेटा हुआ आदित्य फर्स्ट कोंडराय। देखिए दक्षिण भारत में इतिहास में शासकों की उपाधि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। तो कोंडराय उपाधि किसकी है? आदित्य फर्स्ट की है। और आदित्य सूर्य बहुत सुंदर होता है, तो सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण इसने किसने किया? आदित्य फर्स्ट ने। परांतक फर्स्ट मैंने पहले भी कहा, बिल्कुल याद रखना इस शासक को। परांतक फर्स्ट ने क्या किया था? ये चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और वास्तविक संस्थापक मीन्स इसने ग्लोरी को स्थापित कर दिया, और इसने एक टाइटल लिया मदुरै कोंड। इसके पहले हम लोगों ने अभी वातापी कोंड कहा था, नरसिंहवर्मन फर्स्ट की उपाधि थी। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे मदुरै पांड्य शासकों की राजधानी थी। पांड्य, दक्षिण भारत में पांड्य देखेंगे हम लोग, तो पांड्यों की राजधानी मदुरै को, तो मदुरै पांड्य शासकों को हराकर उनके साम्राज्य पर अधिकार किसने किया? परांतक फर्स्ट ने। इसलिए पांड्यों का अंत करने वाला तो मदुरै कोंड, मदुरा को जीतने वाला मदुरै कोंड के नाम से कौन फेमस है? परांतक फर्स्ट। और इसने कोरंगनाथ टेम्पल की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन चोल साम्राज्य का जो वास्तविक गौरव है, बहुत बड़ा साम्राज्य फैल गया, भारत से निकलकर, दक्षिण भारत से निकलकर समुद्रों में भी फैल गया, अरब सागर में भी पहुंच गया, ठीक है। तो ये श्रीलंका में भी पहुंच गया। और ये शासक था राजराज फर्स्ट, बहुत ही फेमस शासक है। 985 से लेकर 1014 ईस्वी के बीच तक इसका शासनकाल रहा है। और इसके समय में श्रीलंका पर अटैक किया। तो पहला चोल शासक जिसने श्रीलंका पे अटैक करता है, इंपॉर्टेंट है, वो कौन था? तो राजराज फर्स्ट था। उस समय श्रीलंका का शासक है महेंद्र फिफ्थ, तो याद रखने का, महेंद्र फिफ्थ। तो ये महेंद्र फिफ्थ, इसने उसको हराया। और श्रीलंका की राजधानी उस समय थी अनुराधापुरम, याद रखिएगा, श्रीलंका की पुरानी राजधानी अनुराधापुरम। जब राजराज फर्स्ट ने अनुराधापुरम पे अटैक किया, उस पर अटैक किया, तो जब अटैक करने के बाद अनुराधापुरम काफ़ी नष्ट हो गई। तो नष्ट हो गई तो इसने क्या किया? पुलन्नरुवा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पुलन्नरुवा, ऐसे ही नाम आ जाएंगे। पुलन्नरुवा एक नई राजधानी के रूप में उसने स्थापित की। इसने राजराज ने न केवल श्रीलंका को जीता, बल्कि इसने कलिंग और मालदीव भी अरब सागर में है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? अरब सागर पे अटैक करने वाला पहला चोल शासक, तो आंसर क्या होगा हमारा? राजराज फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। अब राजराज फर्स्ट ने कला के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया, मंदिरों का निर्माण कराया। और इसके समय में विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर का निर्माण हुआ है, इसका नाम है तंजौर में विश्व प्रसिद्ध मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। और ये किस देवता का मंदिर है? तो भगवान शिव का मंदिर है। तो शिव टेम्पल कहें, बृहदेश्वर मंदिर कहें, बहुत बड़े आकार का होने, बृहद मीन्स विशाल, तो बड़े आकार का होने के कारण इसको बृहदेश्वर कहते हैं। और राजराजेश्वर इसके नाम पे है, राजराजेश्वर टेम्पल। ये 14 मंजिलों का है। और कब इसकी स्थापना की गई? तो 1010 से 1011 में, 2 वर्ष लगातार, बहुत बड़ा मंदिर है। आपसे क्वेश्चन आएगा
कि भाई राजराजेश्वर मंदिर किस किस धर्म से संबंधित है, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, शैव टेम्पल है, भगवान शिव से संबंधित है। लेकिन शैव टेम्पल का ये मतलब नहीं कि केवल भगवान शिव के, इसमें बौद्ध और वैष्णव धर्म का भी प्रभाव पड़ा हुआ। अच्छा, एक चीज़ हम लोग क्लियर कर लें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और भक्ति आंदोलन में सर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बातें हम लोग कर सकते हैं। देखिए कुछ टेक्निकल टर्म आते हैं एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, शैव। शैव कौन है? तो शिव के उपासक, फॉलोअर ऑफ गॉड लॉर्ड शिवा, तो ये शिव के उपासक है। वैष्णव, विष्णु के उपासक, तो विष्णु के पूजा करने वाले को वैष्णव कहते हैं। लेकिन अब शैव और वैष्णव तो हम गेस कर लेते हैं, तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, शैव इनके उपासक को दक्षिण भारत में अलवार, तो अलवार कौन है? शैव। और वैष्णव नैनार, सॉरी ये नैनार और ये अलवार। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, अलवार किसके उपासक होते थे दक्षिण भारत में? विष्णु के उपासक। और नैनार किसके उपासक होते थे? वैष्णव। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट है याद रखना इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। तो राजराजेश्वर मंदिर का एक विहंगम फोटो है आपके सामने। बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, 14 मंजिलें हैं इसके विमान में। सोच लीजिए उस जमाने में जब सब कुछ हाथी खींचते थे, जब इतिहासकारों ने इसका रिसर्च किया, पता लगाया कैसे इतनी ऊंचे पर इतने इतने बड़े पत्थरों को चढ़ाया गया होगा, कैसे? तो पता चला पहले मिट्टी बिछाई गई, उसको पीटा गया, फिर हाथियों से घिसला के मिट्टी को चढ़ाया गया, तब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक मंदिर इस तरह से बनाए गए। हाँ, इस मंदिर की खासियत क्या है? इस मंदिर की कभी शैडो नहीं बनती, छाया। तो याद रखिएगा, क्यों ऐसा नहीं होता? तो बताएगा कोई क्यों नहीं इस मंदिर की? क्योंकि ये मेडिटेरियन भूमध्य रेखा के पास स्थित है, सूर्य इसके ठीक ऊपर लगभग रहता है, तो इस कारण, और जिसके ऊपर ठीक ऊपर सूर्य होगा तो रोशनी होगी, तो कहीं छाया बनेगी? नहीं बनेगी। तो कौन सा मंदिर शैडो नहीं बनती है उसकी? तो हमारा आंसर क्या होगा? बृहदेश्वर मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, पंडित चोल, बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में। पंडित चोल के नाम से कौन जाना जाता है? कौन जाना जाएगा? बहुत नॉलेजेबल पर्सन था, वो था राजेंद्र चोल। फर्स्ट है 1014 से 1042 ईस्वी के बीच में हुआ। चलिए इसके बारे में कुछ इंग्लिश फैक्ट्स हैं, इनको देख लीजिएगा इंग्लिश में, हम लोग हिंदी में देखते हैं। तो राजेंद्र चोल कौन है? ये राजराज का पुत्र का फर्स्ट था, और इसके समय में चोल साम्राज्य न केवल दक्षिण भारत में बल्कि उत्तर भारत में पहुंचा, श्रीलंका में पहुंचा, मालदीव अरब सागर में पहुंचा, और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन क्षेत्रों में भी पहुंच गया था। तो इस कारण चोल साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। और अगर आपसे क्वेश्चन आता है एक समुद्री सेना, कि समुद्री सेना दक्षिण भारत में किस राजवंश ने एक समुद्री सेना का निर्माण किया था, तो वो कौन थे? चोल शासक। और पहला चोल शासक जिसने समुद्री सेना का निर्माण किया होगा, जो स्थापित की होगी, कौन होगा भाई? राजराज फर्स्ट है, क्योंकि उसने पहले ही, अभी हमने देखा मालदीव, अब मालदीव तो समुद्र में, श्रीलंका समुद्र में, तो पैदल तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियस समुद्री सेना, तभी वो जीता होगा। तो पहला चोल शासक जिसने समुद्री सेना का निर्माण किया, राजराज फर्स्ट ने। चलिए हम लोग राजेंद्र चोल, जिसको हमने अभी क्या कहा, पंडित चोल के नाम से कौन फेमस है? राजेंद्र फर्स्ट। और इसने न केवल चोल साम्राज्य को दक्षिण से, बल्कि एक प्रकार से देखा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन हमें मालूम है कि भारत किसी पे अटैक नहीं करता है। हमेशा भारत ने क्या किया? चेक और बैलेंस, हमारे व्यापारिक वाणिज्य हित प्रभावित ना हो, हमने उनको बढ़ावा हमेशा, और यही काम चोल शासकों ने किया। कभी उन्होंने किसी पर शासन करने के लिए अधिकार नहीं किया, बस वो अपने नियंत्रण में रहें, इसी उद्देश्य से उन्होंने आक्रमण किया। तो पहले देखते हैं कि मालदीव, आगे देखते हैं। हाँ अच्छा, एक पॉइंट और, कि पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था राजराज में, कि उसने महेंद्र फिफ्थ को हराया था, श्रीलंका के शासक। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए, श्रीलंका के शासक महेंद्र फिफ्थ को गया, हराया और बंदी बनाया, और बंदी बना के उसने अपने राज्य में बुलवा लिया था, और उसी की जेल में उसकी हत्या हो गई थी। तो वो शासक कौन था? महेंद्र फिफ्थ। आगे देखते हैं।
तो कुछ पॉइंट इंग्लिश में देख लेंगे हम लोग बच्चों, आगे देखते हैं हिंदी में। तो राजेंद्र प्रथम ने इसने क्या किया, मलय आज जिसको हम मलय प्रायद्वीप, जिसको हम मलेशिया के नाम से जानते हैं, मलेशिया इंडोनेशिया का क्षेत्र है, और यहाँ पर इसने एक सफलतापूर्वक अभियान किया। और इन क्षेत्रों में कौन सा राज्य करता था, तो श्रीविजय। तो आपको याद रखना मलेशिया क्षेत्र में कौन सा, श्रीविजय साम्राज्य था। और ये इस साम्राज्य के संस्थापक जो राजा महाराजा के कहलाते थे, किस वंश के, शैलेंद्र वंश। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा, शैलेंद्र वंश के क्षेत्र में, मलेशिया में। इसके आगे देखते हैं, राजेंद्र प्रथम को हम लोग किस नाम जानते हैं, कंडारम कोंडम। देखिएगा आप स्लाइड में एक शब्द है, कंडारम कोंडम। अब कंडारम क्या थे, ये आपके मलेशिया इंडोनेशिया के आसपास ये 1200 द्वीप थे, छोटे छोटे बड़े 1200 आइलैंड थे। वैसे इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और उसमें से उस समय की बात हम लोग कह रहे हैं, बहुत पहले तो 1200 द्वीप की बात कर रहे हैं, ठीक है, द्वीप की बात कर रहे हैं। अब इसमें जब 1200 द्वीप थे, इसी को हम लोग कंडारम द्वीप कहते थे, और राजेंद्र चोल फर्स्ट ने इन पे अटैक किया और इनको जीता। तो राजेंद्र चोल को हम लोग क्या कहते हैं, कंडारम कोंडम के नाम से भी जानते हैं। इसी में एक पॉइंट है, खेमर साम्राज्य कहाँ था, तो उस समय जो थाईलैंड और कंबोडिया का क्षेत्र में वहाँ के जो साम्राज्य था वो खेमर था। तो हमने दो लोग देखे, श्रीविजय साम्राज्य इंडोनेशिया मलेशिया, खेमर साम्राज्य थाईलैंड कंबोडिया। देखते हैं इसके अलावा अगला पॉइंट जो है, लास्ट वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वह चोल शासक जो गंगा नदी तक आ गया, जिसने दक्षिण भारत की सीमाओं को पार किया और उत्तर भारत पे अटैक किया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल गंगा नदी तक आया, और उस समय उत्तर भारत का बहुत महान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन छोटे में भी सबसे बड़ा पाल शासक महिपाल था। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, राजेंद्र चोल ने उत्तर भारत के किस शासक को हराया, पराजित किया, महिपाल। और गंगा के क्षेत्र को जीतने के कारण वो अपने आप को एक गंगा से जुड़ी हुई टाइटल लेगा, गंगाई कोंड चोल। चलिए आगे स्लाइड में देखते हैं। तो उसने अपनी जब उत्तर भारत को जीत लिया, तो उसको यादगार बनाने के लिए क्या किया, उसने गंगाई कोंड चोल की उपाधि ली, और भी उसे मेमोरियल बाबत। तो गंगाई कोंड चोल किसकी उपाधि है, राजेंद्र फर्स्ट की, गंगाई कोंड चोलपुरम। और इसी नाम से उसने दक्षिण भारत में महाबलीपुरम के पास ही उसने गंगाई कोंड चोलपुरम नगर की भी स्थापना की, और इसी के नाम से उसने भगवान शिव का एक विशाल टेम्पल बनाया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई, गंगाई कोंड चोलपुरम शिव टेम्पल कहाँ है, तो गंगाई चोल किसने बनाया, तो राजेंद्र चोल फर्स्ट ने। कहाँ है, गंगाई कोंड चोलपुरम, कौन से राज्य में है, तमिलनाडु। हमने कहा पांड्य चोल के जो भी क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्षेत्र कौन सा होगा, तमिलनाडु। कंफ्यूजन नहीं लाना है, आगे बढ़ना है। तो हमारे पास एक स्लाइड है, देख लीजिए कि चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में, इनके लाइन ब्लू कलर की जो लाइन है उसमें हम लोग देख सकते हैं इनके व्यापारिक क्षेत्र हैं, और ये चोल साम्राज्य है। जो ब्लू कलर के है ये पूरा प्योर चोल साम्राज्य है, और जो हम लोगों ने पिंक कलर में दिखाया गया है ये चोल साम्राज्य से प्रभावित क्षेत्र हैं। तो न केवल भारत में है बल्कि भारत से बाहर श्रीलंका में भी दिख रहा है हमें, और इंडोनेशिया मलेशिया इन क्षेत्रों में भी है। तो भारत समुद्री क्षेत्र में था, तो काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। चलिए आगे देखते हैं। अगला चोल शासक है कुलोत्तुंग फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड के नाम से जो जाना जाता था। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस स्लाइड को देखेंगे, हम लोग हिंदी में चलते हैं। चलिए कुलोत्तुंग फर्स्ट या राजेंद्र सेकंड, देखिए कुलोत्तुंग फर्स्ट से क्वेश्चन आया भाई कुलोत्तुंग का मतलब क्या होता है, तो अपनी जाति का श्रेष्ठ, ग्लोरियस इन हिज रेस। तो अपनी जाति में जो श्रेष्ठ व्यक्ति था उसका एक नाम का मतलब कुलोत्तुंग। लेकिन आपसे क्वेश्चन आएगा चोल वंश का कौन सा शासक, ध्यान से सुनना, चोल वंश का कौन सा शासक का संबंध चालुक्यों से था, तो आंसर आपका क्या होगा, कुलोत्तुंग फर्स्ट। क्योंकि राजेंद्र चोल की पुत्री थी अम्यांगी देवी, अम्मंगाई देवी का विवाह हुआ था चालुक्यों से, और उन्हीं से एक पुत्र हुआ था, उसी का नाम था कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कौन सा शासक चोल चालुक्य दोनों का था, तो कुलोत्तुंग फर्स्ट। और इसके समय में कि किस चोल शासक ने चीन में एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन भेजा था चीन में, जिसमें 72 डेलीगेट्स थे
इन 72 डेलीगेट्स चीन गए थे और यहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या था कि हमारे चीन के साथ जो व्यापारिक संबंध प्रभावित हो रहे थे तो उनसे समझौता करने के लिए इस चीज़ को एक देख। तो कौन सा चोल शासक चीन में एक व्यापारिक मंडल भेजा था? तो हमारा आंसर क्या होगा? कुलोत्तुंग फर्स्ट। और अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, सुंगमत्ता वीरता। सुंगमत्ता वीरता मतलब कौन से चोल, सुंगम मीन्स होता है रोड टैक्स, सुंगम रोड टैक्स, मत वीरता मीन्स उसे समाप्त करने वाला। तो किस चोल शासक ने रोड टैक्स या हिंदी में पथ कर, पथ मीन्स रास्ता, कर मीन्स टैक्स, तो सुंगमत्ता वीरता के नाम से कौन शासक ने टाइटल लिया या रोड टैक्स को किसने समाप्त किया? तो हमारा आंसर क्या होगा? कुलोत्तुंग फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुलोत्तुंग सेकंड। कुलोत्तुंग सेकंड बहुत ही कट्टर कैसा शासक था? भगवान शिव का बहुत बड़ा पुजारी था और इसने चिदम्बरम टेम्पल का निर्माण करवाया, बहुत ही फेमस है चिदम्बरम टेम्पल, इसने निर्माण कराया। अब चिदम्बरम टेम्पल बंद हो गया था, लेकिन उसके पिताजी के समय से, विजय चोल के समय से शुरू हुआ था उस मंदिर का निर्माण, इसके समय में पूरा हुआ चिदम्बरम टेम्पल। अब ये भगवान शिव का एक कट्टर उपासक था, तो इसने क्या कहा, वहाँ पे गोविंदराज भगवान विष्णु की मूर्ति थी, तो अब इसने उसका विरोध किया, कहा हमारे मंदिर में भगवान शिव रह सकते हैं, विष्णु भगवान का कोई काम नहीं है। और उसने क्या किया, उस मंदिर को उठवाया, समुद्र में फेंकवा दिया। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा? कट्टर चोल शासक जिसने भगवान विष्णु या गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया, वो कौन था? कुलोत्तुंग सेकंड। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन फिर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वहीं पर एक रामानुजाचार्य, आपने रामानुज का नाम सुना होगा, शंकराचार्य, रामानुचार्य, मध्यान्हचार्य, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, ये सब फिलॉसफी के टर्म्स हैं और हम लोग पढ़ेंगे इसको धार्मिक वैदिक काल में। तो किस संत ने गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र से निकाला, उसे तिरुपति के मंदिर में प्रतिस्थापित किया? तो वो संत कौन थे? मध्वाचार्य, और मध्वाचार्य द्वैतवाद के समर्थक थे। चलिए आगे देखते हैं। तो चिदम्बरम नटराज टेम्पल, देखिए नटराज टेम्पल, नटराज मीन्स भगवान शिव का ही एक नाम है, नटराज शैली होती है, डांस की एक स्टाइल है। तो नटराज में हम लोग देखते हैं नटराज टेम्पल का है, तो ये चिदम्बरम में, चिदम्बरम तमिलनाडु में एक जगह का नाम है, तो उसी का चिदम्बरम टेम्पल, या इसको थिल्लई जगह का, तो थिल्लई नटराज मंदिर या चिदम्बरम नटराज मंदिर के नाम से किसने निर्माण? कुलोत्तुंग सेकंड शासक ने। तो ये टेम्पल है, बहुत फेमस टेम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। कुलोत्तुंग थर्ड, देखिए कुलोत्तुंग थर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या आता है? तमिल रामायण किसने लिखी? कंबन, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया। तो लेकिन क्वेश्चन क्या था, किसके शासनकाल में हुआ? तो ये क्वेश्चन बन जाता। कुलोत्तुंग थर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तमिल रामायण है। तो तमिल रामायण में, तमिल भाषा में रामायण किसने लिखी? तो कंबन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुलोत्तुंग थर्ड ने इसको लिखा था। और अगला क्वेश्चन होगा, चोल वंश का अंतिम शासक, लास्ट, अंतिम, पहला विजयालय वास्तविक संस्थापक परांतक फर्स्ट, लेकिन लास्ट राजेंद्र थर्ड। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि चोल वंश का, चोल साम्राज्य का या चोल डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? तो राजेंद्र थर्ड। चलिए आगे देखते हैं। एक टेम्पल है ऐरावतेश्वर मंदिर, दाराश्वरम मंदिर, दाराश्वरम एक जगह है तमिलनाडु में, वहीं पर हाथी पे बने एक मंदिर है, हाथी की मूर्तियों पर बने ऐरावत कौन था? इंद्र के हाथी के नाम है, तो ऐरावतेश्वर मंदिर है। तो हम लोग इसको देखेंगे, दाराश्वरम टेम्पल है, ऐरावतेश्वर मंदिर है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और इस मंदिर का निर्माण कराया था राजेंद्र सेकंड ने, राजेंद्र द्वितीय ने ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, चोल शासकों से संबंधित मंदिर है। तो और इस मंदिर की खासियत क्या है? ऐरावतेश्वर मंदिर, वृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम, जो तीनों ही तमिलनाडु में और तीनों ही यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपेश्वर टेम्पल, कंपेश्वर या कंपहारा, यही भगवान शिव का मंदिर है, ये भी तंजौर में है और इसका निर्माण कुलोत्तुंग तृतीय ने कराया था। ठीक है, तो बच्चों आज मेरा ये प्रयास था, देखिए दक्षिण भारत टफ है, नो डाउट, आपको बहुत से शासक मिलते रहेंगे, लेकिन मेरा प्रयास है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बने हैं या बन सकते हैं उनको आपके सामने लाएं, ताकि आप ये ना कह पाए नहीं सर मेरा ये टॉपिक छूट गया। देखिए हम लोग, बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी हम लोगों ने क्या किया है, दक्षिण भारत के मंदिरों के सीरीज में चोलों को पढ़ा और पल्लव, चोल पल्लव, आगे के पांड्य, राष्ट्रकूट और उत्तर भारत के मंदिर, उड़ीसा के टेम्पल, इन सबको, या बेसर शैली के टेम्पल, हम इनको अगले क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। हमसे जुड़े रखिए, आपके लाइक्स, सब्सक्रिप्शन
और आपके जो प्रोत्साहन होता है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आप हमसे जुड़े रखिए और जिन लोगों से हमारे इसरो एकेडमी के टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप को आप फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। चलिए हमारे साथ बने करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। आपका प्यार ये बने रहेगा, हम आगे आपके लिए ऐसे ही जानकारीप्रद वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।